हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार, जानदार और शानदार सेशन को, जो कि ब्रह्मा श्रृंखला का पार्ट 5 है। तो आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। हंटर नामक एक तारामंडल। हंटर नामक एक तारामंडल एक मृग नक्षत्र है। क्या है? मृग नक्षत्र है। आपको बता दें कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ये जो ब्रह्मांड था ना, एक बिंदु के रूप में था। किस रूप में था? बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को विलक्षणता का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहा गया। इस बिंदु में 10⁻43 सेकेंड, जिसे प्लांक टाइम कहा गया, ये सबसे छोटा टाइम होता है। इससे छोटा कोई टाइम नहीं होता है। तो इस बिंदु में 10⁻43 सेकेंड में अचानक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग विस्फोट कहा जाता है, महाविस्फोट कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इस विस्फोट के बाद सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। ये मिलकर तत्वों का निर्माण किए, और जिस तत्व से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसे हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इन तत्वों के मिलने से तारों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तारों का। बहुत सारे तारे मिलकर तारामंडलों का निर्माण किए। बहुत सारे तारामंडल मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण किए, और बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण की? ब्रह्मांड का निर्माण की। और ब्रह्मांड आज भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसे एडविन हबल कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड आज भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। आपको बता दें कि जिस आकाश गंगा में हमारा तारामंडल है, उस आकाश गंगा को हम दुग्ध मेखला कहते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। और मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, उसे मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। और इसका आकार जो होता है सर्पिलाकार तस्तरी नुमा है, यानी स्पाइरल डिस्क टाइप है। ओके, तो इस हमारी मंदाकिनी में 88 तारामंडल हैं। उन तारामंडलों में से एक तारामंडल है जिसे आप सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तारामंडल को हम नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। बहुत सारी नक्षत्र मंडल यानी 88 नक्षत्र मंडल है, जिसमें से ओरियन एक है, अर्सा मेजर जिसे आप बिग बियर भी कहते हैं, स्मॉल बियर जिसे आप सप्तर्षि भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? तारामंडल हैं। तो उसी प्रकार का एक तारामंडल, एक नक्षत्र मंडल है, जिसे मृग नक्षत्र के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? हंटर है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें, तुलु भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जा रही है। तुलु भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जा रही है। और कौन कर रहा है? तो कर्नाटक व केरल कर रहे हैं। कर्नाटक व केरल कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से। अब 22 भागों में भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। किसका? भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपको बता दें कि जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में तुलु भाषा को भी शामिल किए जाने की मांग हो रही है। और ये मांग कौन कर रहा है? तो कर्नाटक व केरल कर रहे हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस कौन है? तो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक गैस आर्गन है। आपको बता दें कि पहले स्थान पर नाइट्रोजन है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है, तीसरे स्थान पर क्या है? आर्गन है, और चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसे प्रदूषित गैस नहीं माना जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, तो वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन है। कौन है? आर्गन है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। दमघोटू गैस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आपके ब्लड में
एक वर्णक होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हिम का मतलब होता है लोहा यानी आयरन, यानी Fe+2 प्लस चार्ज होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ए, तो ऑक्सीजन से अस्थायी बंध बनाकर इस शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं को क्या करता है? ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। कौन? हीमोग्लोबिन में उपस्थित हिम यानी आयरन। आपको बता दें कि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, अपने आयरन से बंध बना लेगा और शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और व्यक्ति का दम घुटने लगेगा और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ये कहां से निकलता है? तो ये सिगरेट के धुएं से निकलता है। ये किससे कहां से निकलता है? सिगरेट के धुएं से निकलता है। और ये कहां से निकलता है? तो पटाखों के विस्फोट से निकलता है। आप जैसे ही पटाखों को आप फोड़ते हैं तो वहां से ये निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। डोंगरिया कोद जनजाति, डोंगरिया कोद जनजाति कोई भाषा बोलते हैं। डोंगरिया कोद जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? कोई भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि जो डोंगरिया कोद हैं, यह जनजाति ओडिशा के नियामगिरी पर्वत के तलहटी में पाए जाते हैं। कौन? डोंगरिया कोद जनजाति। और यहीं पर, ठीक है, यही क्या बोलते हैं? कोई भाषा बोलते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है वो क्या है? नेफा है। पुराना नाम क्या है? नेफा है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले अगर जो कहीं पर सूर्योदय होता है तो वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। कौन है? ईटानगर है। केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप ये कहाँ है? बिहार में है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, केसरिया स्तूप। इसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, केसरिया स्तूप को। और आपको बता दें कि केसरिया स्तूप बिहार के चंपारण जिले में है। यहीं पर एक और है जिसे महाबोधि मंदिर कहते हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कहाँ है? वो भी बिहार में ही है। कोरोना काल के बाद इसे ही सबसे पहले खोला गया था। किसको? महाबोधि मंदिर को। ध्वनि संरक्षण अधिनियम, ध्वनि संरक्षण अधिनियम। एक बात यहां पर बताइएगा कि केसरिया स्तूप, जो स्तूप होते हैं, स्तूप होते हैं, स्तूप के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? स्तूप के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, जो कि सबसे पवित्र माना जाता है? इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्वनि संरक्षण अधिनियम, ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 2000 में। कब बना था? तो 2000 में बना था। ध्वनि की हम बात करें तो ध्वनि जो होती है, ठीक है, इसकी तीव्रता को मापते हैं हम किसमें? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.33% है। आपको बता दें कि जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। कितना है? 17.5 है। वहीं पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5 है। 16.5 है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी। पहले कहाँ थी? आगरा थी। उसके बाद इलाहाबाद। अब कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ की किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। आगे बात करें ब्लू हार्ट अभियान का संबंध, ब्लू हार्ट अभियान का संबंध किससे है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से है। ब्लू हार्ट अभियान का संबंध किससे है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से है। ओके। माई मदर चित्रकला, माई मदर चित्रकला अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। माई मदर चित्रकला किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इडियोलॉजी क्या है? तो इडियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन,
रोगों के कारणों का अध्ययन एटियोलॉजी कहलाता है। मोल्लम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मोल्लम राष्ट्रीय पार्क गोवा में है। मोल्लम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो एक गोवा में है। और आपको बता दें कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर दो प्रमुख नदियां हैं, एक है मांडवी जहां पर गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, और एक है जुआरी। वास्को डिगामा एयरपोर्ट कहाँ है? यही है। और गोवा को 1961 में क्या किया गया था? आजाद करवाया गया था। बृहस्पति शनि अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति शनि अरुण के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। आपको बता दें कि बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, और अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जिसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। शनि, उसके बाद क्या? अरुण। अरुण की बात करें तो अरुण जो है यह क्लॉकवाइज घूमता है, यानी सूर्य के चारों तरफ एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। शुक्र और अरुण सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना, डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बिहार में। किस नदी के तट पर? तो कोसी नदी के तट पर। कोसी नदी के तट पर। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और यह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कोसी नदी। स्काई स्कीपर या गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के, हडसन किस नदी पर? हडसन नदी पर। हडसन नदी पर स्थित है। कौन? न्यूयॉर्क। और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है। किसका? यूएनओ का। वही यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो न्यूयॉर्क, अब बता दें कि न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है, जो किस नदी के तट पर है? तो हडसन नदी के तट पर है। कौन? न्यूयॉर्क। आगे, विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कपास एक सेलुलोज है। कपास एक क्या है? सेलुलोज है। और कपास सबसे बेहतर काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होता है। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को फरेल मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास एक क्या है? सेलुलोज है। अब यह विदेशी मार्केट में बीटी कॉटन के नाम से बिकेगा। कौन? कपास। और कपास के उत्पादन में गुजरात क्या है? अग्रणी है, सबसे आगे है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं। कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली इज्जतनगर। फागुपुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। और आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है गुजरात से तो प्रवेश करती है, लेकिन निकलती है कहाँ से? तो मिजोरम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिजोरम से निकलती है। और मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को पल्स स्टेट भी कहा जाता है। तो फागुपुई नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। आपको बता दें कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज कहाँ है? तो केरल में है। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर मिजोरम है। और मिजोरम में
मिजो भाषा बोली जाती है जिसे लुसाई भाषा भी कहते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है जिसे लुसाई भाषा भी कहते हैं। और यहाँ पर चेराओ नामक नृत्य होता है। क्या? चेराओ नामक नृत्य होता है। कहाँ? मिजोरम में चेराओ। गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। आपको बता दें कि गट फ्लोरा क्या है। गट फ्लोरा जो आंत होती है, जो किसी भी जीवधारी की आंत होती है, तो उसके आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, उसके आंत में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के समूह को हम गट फ्लोरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गट फ्लोरा के नाम से जानते हैं। इसे गट माइक्रोफ्लोरा भी कहा जाता है, इसे गट माइक्रोबायोटा भी कहा जाता है। तो गट फ्लोरा क्या है? तो आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? विटामिन के का निर्माण करते हैं। विटामिन के का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई, के। कौन? ए, डी, ई, के। अब इनका संश्लेषण यानी विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? आंत में होता है। आंत में एक जीवाणु होता है जिसे बोलते हैं इकोलाई। इकोलाई जीवाणु इसका क्या करता है? संश्लेषण करता है। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। नेप्थोक्विनोन फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि यह प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, जो कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या होती है? सहायक होती है। तो गट फ्लोरा कौन है? तो आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह क्या कहलाता है? गट फ्लोरा कहलाता है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।